बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 के सिलसिले में आर्टिकल 5.11 रियल एंड अपेरेंट वेट की बात करेंगे। इन दोनों में क्या फ़र्क होगा इसकी हम बात कर रहे हैं कि रियल वेट असल में क्या है कि ये वो फोर्स होती है जो न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद विच अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी जिस फोर्स के साथ ज़मीन किसी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है या ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, वो फोर्स असल में उस बॉडी का वेट कहलाता है। और न्यूमेरिकली हम इस वेट को W = mg से डिनोट कर सकते हैं, जबकि g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अब इसको मेजर करने के लिए हम आमतौर पे स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को स्प्रिंग के साथ लटकाते हैं तो वेट की फोर्स चूँकि डाउनवर्ड है, वो उस स्प्रिंग को नीचे की तरफ एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स की वजह से वो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। अब वो एक्सटेंशन असल में उसके वेट के बराबर होगी, क्योंकि जैसे जैसे स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, स्प्रिंग की टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ करती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी जब अपवर्ड टेंशन इन द स्प्रिंग और डाउनवर्ड फोर्स आपस में बराबर हो जाती हैं। तो वो स्केल पर हम जब रीडिंग पढ़ते हैं तो उसको हम अपेरेंट वेट का नाम देते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम एक स्प्रिंग के साथ फ़र्ज़ करेंगे, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ अगर एक चीज़ को लटकाएंगे तो इसकी रीडिंग mg के बराबर ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्केल लगी हुई है तो इसकी रीडिंग mg के बराबर ही होनी चाहिए, लेकिन हर सूरत में ये mg के बराबर नहीं रहती। मिसाल के तौर पे अगर हम बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ या बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ मूव करें और हमारे हाथ में वो स्प्रिंग बैलेंस पकड़ा हुआ हो तो हमारे पास वो जो रीडिंग होगी वो चेंज हो जाएगी। आप इसको इस तरह समझ लें कि किसी अम्यूज़मेंट पार्क में आप जाते हैं और वहाँ पे कोई फ्री फॉल किस्म का हमारे पास झूला है, तो जब वो यकदम नीचे की तरफ आ रहा होगा उस वक्त हमारे हाथ में जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग शो कर रहा होगा वो बहुत कम होगी एज़ कंपेयर टू दिस mg। लेकिन चूंकि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो जो मेजर्ड वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड दी अपेरेंट वेट। कह सकते हैं कि अगर वही राइड या झूला बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा हो और हमारे हाथ में उसी तरह स्प्रिंग बैलेंस पकड़ा हुआ हो जिसके साथ हमने वो ऑब्जेक्ट को लटकाया हुआ है, तो वो उस पर रीडिंग ज़्यादा शो करेगा जो इस mg से भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब उस वक्त हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से यानी स्प्रिंग बैलेंस से जो रीडिंग मेजर कर रहे होंगे वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा होगी। इस वजह से हम उसको अपेरेंट वेट का नाम देते हैं। और अपेरेंट वेट मुख्तलिफ हालात में ख़ास तौर पे एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये चेंज कर लेता है रीडिंग। तो अपेरेंट वेट और रियल वेट के को समझने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट इसलिए कि हमारे पास इस वक्त वो ऑपरेटर्स नहीं है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी हैव अ कंपार्टमेंट ऑफ ए लिफ्ट। हमारे पास एक लिफ्ट है। अब इस एलिवेटर के छत के साथ हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लटकाया हुआ है जिसके साथ हम रीडिंग ले रहे हैं इस बॉडी के मास जो हमने यहाँ सस्पेंड किया है। तो उस सूरत में इसके अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही होगी विच इज़ इक्वल टू mg, और इस पर एक अपवर्ड टेंशन की फोर्स होगी स्प्रिंग में, इसको हम T से डिनोट कर देते हैं। तो बेसिकली ये mg अगर हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज़ दी एक्चुअल वेट या रियल वेट, जबकि जो स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन की वजह से जो रीडिंग आ रही होगी T की वैल्यू या अपवर्ड फोर्स की वैल्यू जो शो कर रहा होगा वो हमारे पास अपेरेंट वेट होगा। तो हम देखना ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ हालात में इस टेंशन की वैल्यू क्या हमेशा mg के बराबर रहती है या इसमें कोई चेंज आती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस लिफ्ट को मुख्तलिफ सिनेरियो में देखते हैं। लेट्स से कि लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, या तो ये रेस्ट पे है या मूविंग और
मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो लाजमी तौर पे जो नेट फोर्स बनेगी दैट विल आल्सो बी जीरो, क्योंकि किसी भी बॉडी पर अगर कोई नेट फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब उसकी नेट फोर्स भी ज़ीरो होगी। तो हम यहाँ पर अगर देखें इस केस में कि सपोज कर लें कि हमारे पास दो फोर्सेस इस वक्त जो मौजूद हैं वो T और mg हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से नेट फोर्स निकालने के लिए हम उसको T माइनस mg लिख सकते हैं इज इक्वल टू नेट फोर्स, और वी नो दैट एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से T माइनस mg विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो वी कैन से दैट इस केस में T इज इक्वल टू mg हो जाता है। तो इट मीन्स कि अगर हम इस लिफ्ट में इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उस सूरत में हमें T बराबर नजर आएगा mg के, यानी रियल वेट और अपीरेंट वेट आपस में बराबर होंगे। अब हम एक केस कंसिडर करते हैं कि व्हेन द एलिवेटर हैज सम एक्सेलरेशन। अब एलिवेटर में एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन दो तरह पॉसिबल है कि ये या तो ऊपर की तरफ जा रहा हो विद सर्टेन एक्सेलरेशन, यानी ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और इसमें एक्सेलरेशन ए अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ऊपर की तरफ जाते हुए इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि इस सूरत केस और तरीके से डील करेंगे। अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उस सूरत में हम डिफरेंट तरीके से डील करेंगे। रीज़न इज कि नेट फोर्स दोनों सूरतों में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हम क्या करते हैं, पहला केस ले लेते हैं नंबर वन, नंबर टू, ये हमारे पास नंबर वन केस हो गया। अब सेकंड केस हम क्या ले लेते हैं कि मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए, यानी अब ये एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर की तरफ अगर मूव कर रही है तो फ्री फोर्स डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो हम देख रहे हैं कि टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हम जानते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर ए है तो इट मीन्स कि हमारे पास इस सारा जो सिस्टम है इसके अंदर एक्सेलरेशन ए का मतलब ये सिस्टम भी, यानी ये मास स्प्रिंग सिस्टम भी उसी एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा होगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ये सिस्टम भी उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इस सूरत में अगर हम देखें कि अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स। अब यहाँ पे केस एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। एक्सेलरेशन ज़ीरो ना होने का मतलब क्या हुआ कि इस सूरत में एक नेट फोर्स नॉन ज़ीरो एग्जिस्ट करेगी, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ चूंकि नेट फोर्स बराबर होती है एम ए के, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से T की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये बन जाती है एम जी माइनस एम ए। सॉरी, ये दूसरी तरफ जाएगा तो आप इसको इस तरह लिखेंगे एम जी प्लस एम ए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। तो ये रिजल्ट हमारे पास T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए बन जाएगा। ये जाहिर करता है कि हमारे पास जो अपेरेंट वेट है वो एम जी यानी उसके एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। तो अपेरेंट वेट T से रिप्रेजेंट यानी टेंशन इन द स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इसमें एम ए ऐड होके अपेरेंट वेट हासिल हो रहा है। तो T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए से हमें अपेरेंट वेट की वैल्यू बढ़ती हुई लगेगी, यानी हमें जो वज़न वेट हासिल हो रहा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके एक्चुअल वैल्यू से या रियल वैल्यू से। ये हमारे पास इंक्रीज्ड वेट अपेरेंट वेट हो जाएगा। अब थर्ड केस हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? थर्ड केस ये हो सकता है कि
बॉडी वो पूरा सिस्टम जो लिफ्ट एलिवेटर वाला सिस्टम है मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन विद अगेन फर्ज करें कि एक्सेलरेशन ए के साथ ही वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा हो तो क्या केस होगा? तो लाजमी तौर पे पूरा सिस्टम जब एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे की तरफ आ रहा है तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम भी एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब अगर ऐसी सूरत होगी तो हमारे पास सूरत कुछ इस तरह हो जाएगी कि हमारे पास टेंशन स्प्रिंग के अंदर अपवर्ड होगी, वेट की फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। हम जानते हैं कि नेट इस केस में नेट एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इट मीन्स कि हमारे पास ये फोर्स बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? mg माइनस t शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, यानी नेट फोर्स ma के बराबर होती है। तो अगेन वी कैन राइट mg माइनस t इज इक्वल टू ma, और यहां से आप रीअरेंज करें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? t को इधर ले जाए mg, और ये ma इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ma आ जाएगा। अब ये जो रिजल्ट शो कर रहा है ये पहले रिजल्ट से डिफरेंट है। यहाँ पे mg प्लस ma आया था t की वैल्यू, जबकि इस केस में mg माइनस ma। इट मीन्स कि हमारे पास जो टेंशन है वो अब इसमें कम हो जाएगी स्प्रिंग में। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी या अपेरेंट वेट होगा वो डिक्रीज कर जाता है, इस सूरत में इंक्रीज कर रहा था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उसमें अपेरेंट वेट बढ़ जाता है, और अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उस सूरत में इसका वेट कम हो जाता है। तो ये हमारे पास केस है कि जब हम मुख्तलिफ सिनेरियो में अपेरेंट वेट को चेंज होता हुआ देख सकते हैं। अब हम इसका एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये लिफ्ट या एलिवेटर जिस केबल के साथ नीचे की तरफ आ रही है वो केबल टूट जाती है, खुदा न खास्ता। अगर वो केबल टूट जाए तो उस सूरत में ये पूरा सिस्टम जो किसी सर्टेन एक्सेलरेशन या स्पीड के साथ नीचे आने के से कैपेबल है वो यकदम फ्रीली फॉलिंग बॉडी बन जाएगा या फ्रीली फॉलिंग सिस्टम बन जाएगा। और अगर ये फ्रीली फॉलिंग सिस्टम होगा तो क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कि उस सूरत में जो स्प्रिंग के अंदर टेंशन होगी T, यानी अपेरेंट वेट जो होगा माइनस ma, और अगर इफ a बिकम इक्वल टू g then t will be equal to mg minus again mg, that will be equal to 0। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो नीचे की तरफ फ्रीली फॉलिंग सिस्टम के अंदर वो मास स्प्रिंग सिस्टम लटका होगा तो स्प्रिंग के अंदर टेंशन 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि वो बॉडी वेटलेस होगा। अब अगर देखा जाए तो अपेरेंट वेट 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम खुद खड़े हैं, तो अगर मैंने इस चीज़ को रोकना होगा तो इसका जितना नीचे गिरने से इसका जितना वेट होगा मुझे उतनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो लाजमी तौर पे ये एक्सेलरेशन g के साथ नीचे की तरफ जाएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g है, तो वो एक्सेलरेशन g के साथ नीचे जाना शुरू हो जाएगी, यानी इसके और फर्श के दरमियान डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे फ्रीली फॉलिंग सिस्टम के अंदर हूँ जहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज़ आल्सो g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, वो मैच कर जाएगा उस फर्श के साथ। अगर ये 1 सेकंड में नीचे की तरफ जितना मूव करेगा वो फर्श भी उतना 1 सेकंड में नीचे मूव कर चुका होगा, तो फर्श और उसके दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो अपेरेंटली वो फर्श की तरफ नहीं गिर रहा होगा। इसका मतलब अब मैं अगर इसके नीचे से हाथ निकाल भी दूं तो उस सूरत में
फर्श और इस बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, जिस वजह से हम कहते हैं कि हमें इसको फर्श पर गिरने से रोकने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये इस सिस्टम उस वक़्त उस सिस्टम के अंदर जो चीज़ होगी वो वेटलेस होगी। इस सूरत में लाजमी तौर पर स्प्रिंग ज़ीरो रीडिंग शो करेगा, लेकिन देखा जाए तो एम जी की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इसके अलावा अगर हम देखें कि ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू चूँकि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मून के ऊपर ये तकरीबन 1/6 ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो अल्टीमेटली जब हम ज़मीन के मुकाबले में जब जब चाँद पर पहुँचेंगे तो उस सूरत में वहाँ पर किसी भी बॉडी का वेट कम हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि ये एम जी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन जब हम उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो दैट विल बी द अपेरेंट वेट। होप आप लोगों को ये रियल वेट और अपेरेंट वेट के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि हमें क्यों अपेरेंट वेट को डिफाइन करने की ज़रूरत पेश आती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।